सभी को जय गुरु। आज का सेशन हम लोग आरंभ कर रहे हैं और अपने वीडियोस और माइक को सब कोई ऑफ रखेंगे और जिस वक्त अगर कुछ बोलना है या जो बानी पाठ करेंगे या गाना गाएंगे तो यू कैन अनम्यूट और वीडियो को भी ऑन रख सकते हैं। अदरवाइज अपने वीडियोस और माइक को ऑफ करके ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज एब्ल्यूशन करेंगे संतोष कुमार रायपुर से। तो संतोष आप हो? जय गुरु। हाँ ठीक है संतोष, आप शुरू करो एब्ल्यूशन पंचवरी और सप्तार्ची। हे परम कारुणिक, हे सर्वान्युष प्राप्त प्राक प्रथम वाक सर्व सर्व स्वर हृदय प्राणन परिमल अद्वितीय ईश्वर जीव जगत रूपे प्रतिभात रक्त मांस संकुलित भाषी तुम्ही तोमार तज्जा संतान यही आमियो तोमार तुमरी उत्तेक्षेप यही भ्राक्रांति हृदय जाकश मलिनता उत्साहित अमित आशीष से जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जाकश अपसारित करिया तुमाति उद्भासित करिया तो लो ये यामी अमार अब्रह्म स्तंभ पर्यंत को तुमाके स्मरण करिया अमृत आश्मने पवित्र हैलाम आमीन पवित्र आमीन पवित्र आमीन पवित्र एका में आदुति शरणम पूर्वेशाम पुरीयतारः प्रबुद्ध ऋषय शरणम तदात्मानवर्तन पितर शरणम सत्तानुगुणा वर्णाश्रमा शरणम पूर्व पूर्वको वर्तमान पुरुषोत्तम शरणम तद्देवारण्यमेष सद्धर्म तद्देव शाश्वत शरण्यम सप्ता ऋषि नोपास्यमन्यत् ब्राह्मणो ब्रह्म में एकाद्वितीयं तथागता स्थर्वार्तिका भेदा तथागता ग्रही वर्तमान पुरुषोत्तम पूर्वेशां पुरीयता विशिष्ट विशेष विग्रह तद अनुकूल शासनम हयुनुत सर्त व्यनरत शिष्टाब्द वेद प्रीतपर लोक देवा श्रद्धया नापोय सदाचार वर्णाश्मा अनुजीव वर्धना नित्य प्लायिना विहित सवर्णा लोमाचारा परम उत्कर्ष हेतव स्वभाव पर प्रतिलोमाचारा। जय गुरु। जय गुरु। अब वाणी ग्रंथ का पाठ करेंगे बांग्ला में। सबसे पहले रांची से ताराशंकर मुखर्जी आप हैं? जय गुरु दादा। अच्छी जय गुरु। बांग्ला बाणीटा তাহলে পড়ে নেব। তোমার যদি আদর্শ নরম না থাকে গবেষণা করা তোমার পক্ষে একটা ভেলকির পণ্ডিতি ছাড়া আর কিছুই না। তোমার অসংবদ্ধ জানা সুশৃঙ্খলিত হইয়া পূর্ব ও পরের সহিত তো কোনো অর্থেই উপনীত হইতে পারিবে না। আর ভূয় দর্শন তোমাকে চিন্তা ও করার জংলা পথে লইয়া হঠাৎ জোনাকি ঝিকমিকি দেখাইয়া পথহারা করিয়া আরো বেকুব ও ভব ঘুরে বৈজ্ঞানিক ছাড়া কিছুই করিতে পারিবে না। দেখিও বাজাইয়া লইও। তাই যদি সত্য সত্যই গবেষণাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয় তা হইলে এমনতর বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করিও যাহার পারম্পর্য একটা অর্থ ও দর্শন লইয়া সার্থককে অনুসরণ করিতেছ। দেখিও ধন্য ও নন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। जय गुरु। इसी वाणी का अनुवाद पाठ करेंगे। मानस है क्या? जी दादा। जय गुरु। तुम्हारा यदि आदर्शानुसरण नहीं रहे गवेषणा करना तुम्हारे लिए एक चालाकी की खुजली के सिवा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे असंबद्ध ज्ञान श्रृंखलित होकर पूर्व एवं बाद के सहित किसी भी अर्थ में उपनीत नहीं हो पाएंगे और भूयोदर्शन तुम्हें चिंतन एवं कर्म के जंगली पथ पर लेते हुए अचानक एक जुगनू की चमक दिखाकर पथभ्रष्ट करके और भी बेवकूफ तथा आवारा वैज्ञानिक के सिवा कुछ भी नहीं बना पाएगा। अतः यदि सचमुच गवेषणा ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो फिर ऐसे विज्ञान का ही अनुसरण करो जिसका परम्पर्य एक अर्थ एवं दर्शन लेकर सार्थक का अनुसरण कर रहा है। देखना
धन्य एवं नंदित होगे, संदेह नहीं। अब इसका ही इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन पाठ करेंगे पुणे से मणिशंकर। जय गुरु। English translation. If you are not following the ideal, research for you is nothing but an itch for conjuring. Your incoherent knowledge cannot be orderly organized and arrive at any meaning with coordination of previous and later consequences. And repeated observation taking you on an awkward path of thinking and doing, and suddenly revealing the glistening of glow on so as to deviate you, can do nothing except make you more foolish and errant scientist. Discern and verify it thoroughly. So, if research is in a true manner the aim of your life, then follow the kind of science the succession of which is pursuing the meaningfulness, bearing a single purpose and vision. You shall see, you shall be blessed and gratified, there is no doubt. Bani number 165. जय गुरु। जय गुरु। तो अब इस वाणी को लेके हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बांग्ला में ताराशंकर मुखर्जी, आप क्या कुछ কিছু বলার আছে কি? হ্যাঁ, আমি ছোট করে বলছি, না ভালো করে ব্যাখ্যা আপনি যতটা ভালো দিতে পারেন আমি অতটা ভালো পারবো না, তো ছোট করে বলছি। তো এইটা একটা কথাই ठाकुरेर কথা মনে আসছে। अच्छा हिंदीতে বলি कि सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोले हैं कि धर्म को जानना मतलब विषय का मूल कारण को जानना। तो ये भी एक तो गवेषणा है। कुछ भी हम लोग जो भी करते हैं ये हम लोग का एक तो रिसर्च है कि क्यों करते हैं, ये कैसा होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारा चीज जो अगर हम लोग रिसर्च करते रहेंगे तो असली जो इसका आंसर ये हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये नहीं करके हम लोग ऐसा माफिक हम लोग जो चलते हैं करते हैं तो उसमें असली जो कारण, असली जो सब्जेक्ट ये हम लोग के पास पूरा क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी गवेषणा करने के लिए चाहिए आदर्श अनुसरण, जो ठाकुर जी बोले हैं। अगर हम लोग आदर्श अनुसरण मतलब प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर पाथ, ये अगर जानकारी नहीं होगा, किसी को अगर हम अनुसरण करके नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे तो मन माफिक चलेंगे, तो हम लोग को पाथ यहाँ पे जो बोला गया है इस वाणी में, तो पाथ हम लोग का डाइवर्ट हो जाता है और जो हम लोग जो प्रॉपर जो टारगेट में हम लोग पहुंच नहीं पाते, जो जानकारी हम लोग ठीक से नहीं हो पाता। तो यही ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं। और लास्ट में स्टैंजा में जो बोले हैं कि अगर गवेषणा करना ही है तो उसका जो दर्शन और इसको ठीक ठाक लेके ही चलना पड़ेगा। आदर्श अनुसरण बिना, अर्थात कोई ठीक पथ में कैसे हम लोग चलेंगे, अगर हम लोग इसका सटीक प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहेगा तो हम लोग पथ से दूसरा ये में चल जाएंगे। ठीक है। तो और मानस कुछ बोलना है? जी दादा, ये जो वाणी है यहाँ पे 3 चीज है। एक है जो गवेषणा कर रहा है, जिसको गवेषक हम बोलते हैं, साइंटिस्ट है। दूसरा है जिसका ऊपर वो गवेषणा कर रहा है। तीसरा है आदर्शानुसरण। तो ये तीनों चीज को लेकर ये पूरा वाणी है। यहाँ पे ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो गवेषणा कर रहा है वो गवेषणा करना तुम्हारे लिए एक चालाकी की खुजली के सिवा और कुछ भी नहीं। यदि हमारा जीवन में जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है उसका जीवन में अगर आदर्श नहीं है, तो ये जो कोई गवेषणा कर रहा है उसका चाहत जो है कोई एक एंडिंग तक पहुंचना। चालाकी मीन्स जो इंग्लिश वाणी हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे वो टर्म को मेंशन किया है कंज्यूरी, जिसका हिंदी का मतलब जो बांग्ला में जो हम लोग बोलते हैं भेलकी दिखाना, मतलब जादू दिखाना, उस टाइप का। जो साइंटिस्ट हमेशा एक चाहता है कि मैं एक अचीवमेंट तक पहुंचूं, मैं एक एंड तक पहुंचूं जहाँ पे कोई एक चीज को जो जानता नहीं है कोई, उसका मैं पर्दाफाश करूं। तो ये जो दिखाने का जो इच्छा है, इसको ठाकुर जी खुजली वर्ड बोले हैं। दिखाने का जो खुजली है ये उनका अंदर रहेगा अगर वो आदर्शानुसरण किया नहीं तो। और क्या रहना चाहिए वो उसका नेक्स्ट में बोला गया है
क्योंकि तुम्हारे असंबद्ध ज्ञान श्रृंखलित होकर पूर्व एवं बाद के सहित अर्थ में उपनीत नहीं हो रहा है। मतलब बिफोर एंड आफ्टर कार्यकारिणी संपर्क जो ठाकुर जी बोलते हैं, कोई एक जो हो रहा है घटना और उसका पीछे का जो रीजन, ये दोनों का जो लिंकेज है, जिसको ठाकुर जी बोलते हैं कार्यकारिणी संपर्क, जो पूर्व एवं पर, इसका अंदर जो लिंकेज है, वो जो लिंकेज को ही ढूंढना है। वो लिंकेज को ना ढूंढ के एक स्टेप को ओमिट करके वो मोर देन रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो यही पहला फेज में ठाकुर जी ये बोलना चाहते हैं, मेरे को जो समझ में आ रहा है। और फिर बोल रहा है, और भूयो दर्शन तुम्हें चिंतन एवं कर्म के जंगली पथ पर लेते हुए अचानक जुगनू की चमक दिखाकर, मैं जो अगर एक कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्रायल ले रहा हूँ, ट्रायल वाल में मैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, लिंकेज ढूंढ नहीं रहा हूँ, तो मैं फेल्योर हूंगा ही। जब मैं फेल्योर हो जाता हूँ, फिर मैं रिपीटेडली उसको ऑब्जर्वेशन करता हूँ, फिर मतलब रिसर्च करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और उसी कंटिन्यूटी एंड फेल्योर, फिर कंटिन्यूटी, ऐसा होते होते मैं एक पागल की तरह हो जाता हूँ। जो मेरे को कुछ चकमा दिख रहा है उसको फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैं फेल्योर हो रहा हूँ। फिर दूसरा कुछ रास्ता दिख रहा है, उसको, जो जुगनू की चमक ठाकुर जी वर्ड यूज किया है, तो ऐसा करके मैं बार बार फेल्योर ही हो रहा हूँ। और इसका रिजल्ट में ठाकुर जी एक वर्ड यूज किया है, आवारा वैज्ञानिक के सिवा वो कुछ भी नहीं बना पाएगा। फिर उसका क्या होना चाहिए उसको ठाकुर जी अच्छी तरह से बोले हैं। अतः यदि सचमुच गवेषणा ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ऐसे विज्ञान का अनुसरण करो जिसका पारंपरिक अर्थ लेकर, मतलब कोई, तुम जब आदर्श को पकड़ोगे, आदर्श को लेके चलोगे, फिर आदर्श जैसे बोले हैं कि कार्यकारिणी संपर्क को ही तुम फॉलो करो, उसका पीछे जो रीजन है उसको देखने का कोशिश करो। तो ऐसे ही एक विज्ञान को हम लोग अनुसरण करेंगे जिसको एक अर्थ एवं दर्शन को लेकर सार्थक को उठेगा, तब हम नंदित जाके वो सक्सेस हो सकता है या नंदित हो सकते हैं। ठाकुर जी का वाणी भी मेरे को याद आ रहा है, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, चला छठी में एक वाणी में बोलते हैं कि शिक्षा करने के लिए जो पहला उपकरण है आदर्श अनुसरण, उसका प्रथम एवं प्रधान उपकरण है। और ठाकुर जी छड़ारे में भी ये बोलते हैं कि दीक्षा लेकर शिक्षा करो और आचार्य के करिसार आचरण बोधोचरण ज्ञान का सागर होसना पार। ये जो है, पहले मैं आदर्श का अनुराग, उसके बाद जो मैं शिक्षा करना चाहता हूँ या गवेषणा करना चाहता हूँ, जो भी है, अगर पहला को छोड़ के मैं दूसरे को करने जा रहा हूँ तो फेल्योर हो सकता है। ये मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा मानस, बहुत अच्छा से इस पे चर्चा किया तुमने। और मणिशंकर, आपको कुछ कहना है? जी दादा, जय गुरु। यहाँ पे ठाकुर जी का जो वाणी है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो विज्ञान है और इसका जो रिसर्च है, ये जो भी हम करते हैं, अगर हम आइडियल ना पकड़ के, कंसेंट्रिक ना हो के अगर हम करते हैं, ये फेल्योर हो सकता है। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं, जो विज्ञान है, विशेष रूप में जो ज्ञान को आहरण करना है उसको विज्ञान बोलते हैं। और ये जो विशेष रूप का जो ज्ञान को आहरण करने के लिए हमारा जो वैशिष्ट्य है उसको जानना जरूरी है। और ये वैशिष्ट्य को जानने के लिए वैशिष्ट्य अपूर्यमान जो पुरुषोत्तम है, उनको नहीं पकड़ के अगर हम विशेष रूप का ये ज्ञान को आहरण करने के लिए जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि ठाकुर यहाँ पे बोले हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे हमारा जो रिसर्च है, ये असंबंधित हो जाता है। अगर एक बार ये नॉलेज असंबंधित हो जाता है, जैसे कि असंबंधित का मतलब है ये लिंकेज को जो ढूंढना है ये नहीं होता है। ये लिंकेज को ढूंढने के बगैर ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड जब हो जाते हैं, तब ये रिजल्ट क्या होगा उसके पीछे ही भागते हैं, ना कि उसका जो अच्छा ही क्या है बुरा ही क्या है वो नहीं देखते हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड होके उसके पीछे ही भाग जाते हैं। और ये होने से क्या होता है कि मतलब उसका जो रिजल्ट निकलता है वो आइदर ये डिस्ट्रॉय की तरफ जाएगा, नहीं तो ये बहुत ही कुछ विनाश लेके आएगा हमारे लिए। ठाकुर जी यहाँ पे यह दर्शाना चाहते हैं। ठाकुर जी इसलिए बोले हैं कि अगर सच में ऐसे कुछ ज्ञान आहरण करना चाहते हो या ऐसे कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो एक ट्रू मैनर में आपको जाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा तो एम ऑफ योर लाइफ क्या है, क्या उसका पीछे जो बैकग्राउंड में क्या साइंस है, उसको जाने बगैर अगर हम उसके लिंकेज कहाँ है उसको जाने बगैर अगर हम उसके ऊपर रिजल्ट ओरिएंट हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर सही तरीके से ये विज्ञान जानना है या रिसर्च करना है, तो आपको ट्रू मास्टर जो है, जो कंसेंट्रिक होना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ये लिंकेज कहाँ पे रहता है, और ऐसे करने से आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज नॉट। ठीक ठीक। तो एक बात मैं बोल दूं इस पे, जैसे ऐसी बात नहीं है कि कोई बोल रहे हैं वो कम जानते हैं या मैं बोल रहा हूं तो मैं ज्यादा जानता हूं, ऐसा नहीं है। ये चर्चा का ये पटल है, ये हम लोग सब ठाकुर को लेके चर्चा कर रहे हैं। और हो सकता है कि मेरी किसी बात से
आपको प्रेरणा मिले, आपकी किसी बात से मुझे प्रेरणा मिले। मैंने वेरी मच गिव एंड टेक, कि मैं भी दे रहा हूं और मैं भी ले रहा हूं, और आप सभी भी दे रहे हैं और आप सभी भी ले रहे हैं। और इसको बहुत ज्यादा सीरियस एक प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे अभी 2 दिन पहले डॉक्टर मधुकर से भी चर्चा हो रही थी सुबह में, तो मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, सीधी बात है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में, जितने सारे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पल होता है जब हम लोग टाइम पास करते हैं। और उस टाइम पास जिस वक्त हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा हम रिलैक्स होते हैं, किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं होता है। क्योंकि क्लास में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, कोई रिसर्च सेंटर में जाते हैं, खाना बनाते हैं, एवरीथिंग कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन, कहीं लगता है सीरियसनेस ज्यादा रहता है, रिलैक्सेशन नहीं रहता है। लेकिन जब हम कहीं अड्डा देते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब हम बैठते हैं, ना, जिसको हम टाइम पास कहते हैं, ये शब्द शायद थोड़ा सा अटपटा सा है, बट मैं कहूं ये टाइम पास का एक ऐसा समय होता है जिस समय मैंने मेरे अंदर का सब कुछ जैसे लगता है कि ओपन, स्वच्छंदता, जो ठाकुर कहते हैं ना, जो शरीर के प्रति तभी मन जाता है जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है। और जब प्रॉब्लम नहीं होता है तो आंखें झपक रही है, सांस ले रहा हूं, हाथ पांव चल रहा है, कुछ का भी पता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा समय होता है। तो हमारे लाइफ में भी, हम जब छोटे थे या अभी भी बड़े बुजुर्ग भी टाइम पास करते हैं, तो उस समय लगता है सबसे रिलैक्स। और मुझे लगता है कि वो टाइम पास के समय में हम जो करते हैं वो मेरे मन मस्तिष्क पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो एक्चुअल हम जो होते हैं दुनिया में, हम जिस तरह से लोगों को मैं दिखता हूं, वो एक्चुअली मेरे उसी बीत गए टाइम पास में जिस तरह से मेरा रिफ्लेक्शन होता है, मैं जैसे चलता हूं, वही रिफ्लेक्ट करता है मेरे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि इसको कोई बहुत ज्यादा सीरियस फोरम हम लोग ना समझें। इसको ठाकुर की एक वाणी है, हम सभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं और कुछ ज्ञान का बहुत ज्यादा बात कह रहा हूं, या आप लोग ज्यादा नहीं जानते हैं और तब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग सब उसी एक ही रथ पे सवार हैं, एक ही रथ पे चल रहे हैं ठाकुर की ओर। तो बस थोड़ा इम्पल्स आपसे मिल जाए, थोड़ा इम्पल्स मैं अगर जनरेट कर दूं तो ये बहुत है। जैसे अभी आज मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें, जैसे आज जयदीप कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे सेशन में जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें कुछ सोर्सेस चाहिए, किस बुक में है, कौन से पेज में है, ये है वो है, ऐसा। तो मैं बहुत विनम्रता से, हम्बली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितना तक हम कर पा रहे हैं ये इतना ही आप इसको लीजिए, और बाकी आप भी तो कुछ कीजिए कि एकदम बना बनाया खाना परोसा आएगा और फिर खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। तो मेरा कहना है कि हम लोग यहाँ पे ठाकुर की वाणी को भी सामने इसलिए रख रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में, आप अपने जगह पे अगर कोई भी बुक अगर आपको नहीं मिलता, आप ढूंढिए, कम से कम इसी बहाने कुछ तो हाथ पांव हिलेंगे। नहीं तो हम तो दिन भर हाथ पांव जितने हिला रहे हैं सब कुछ ही अपने लिए, या तो अपने पेट के लिए, या अपने संसार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, इतना ही। पर मन, मस्तिष्क और शरीर, ये तीनों का जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं, हम यूज करते हैं, सब अपना ही सब कुछ इसके लिए, उसमें इष्ट के लिए कहाँ हो पाता है। तो अगर इसके माध्यम से, अगर हमारे अभी जैसे किन्हीं ने शायद मैसेज किया था कि इस वाणी के ऊपर अगर प्रैक्टिकल कोई रेफरेंसेस है किसी साइंटिस्ट का या कुछ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब भी आप ढूंढिए, आप लोग कीजिए, और उसको अगर कहीं भी कुछ लगता है तो ये ओपन फोरम है, यहाँ पे कोई भी अपने मत को फ्रीली रख सकते हैं। और हम यही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मैं आपको कह दूं और आप उसके बोझ को लेके आप घर चले जाए या आप अपने घर पे रहो, नहीं, हम कोई भी बोझ किसी को भी नहीं देना चाहते। जस्ट ठाकुर भी यही चाहते थे, ठाकुर यही चाहते थे कि एक्चुअली लिबर्टी ही देना ठाकुर का था, जो हम स्वतंत्र रूप से सोच सकें। ठाकुर की एक वाणी भी अगर है, उसको हम अपने बोध से
स्वतंत्र रूप से उसके बारे में हम सोच सके और मन में जो भी फीलिंग आता है उसको हम एक्सप्रेस करें और फिर चर्चा करें, और फिर वो धीरे धीरे, अगर कहीं ड्रॉबैक्स भी अगर रहता है तो चूंकि 10 लोग हैं, मैं खुद को कितना देख पाता हूँ, खुद को तो थोड़ा भी नहीं देख पा रहा हूँ। हाथ अगर इतना सामने आ रहा है तो देख पा रहा हूँ, तो एक आईने के सामने में रह के भी वो आईना भी मुझे संपूर्ण नहीं दिखाता है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं उतना भर देख रहा हूं, पीछे वाला। तो अगर ऐसा एक फॉर्म है कि मैं एक ऐसे जगह पे हूं जहां पे चारों ओर से मेरे लोग हैं, तो हर एंगल से मैं कहां पे क्या मेरा लूप होल्स है, कहां पे क्या मेरा ड्रॉबैक्स है, एटलीस्ट वो पता चल जाएगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे कह ही देगा। तो ये फोरम जस्ट रिलैक्स, और जिनके मन में जो भी बात आती है उसको करें। और एक बात, दादा ये हमको थोड़ा कर दीजिए, नहीं करूंगा, आप खुद करिए, आप खुद चेष्टा कीजिए। हाँ, जहां तक हो सकेगा हम एक दूसरे का हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है, और सभी के पास अभी तो गूगल के माध्यम से हर कोई हर कुछ कर सकते हैं, और अगर ऐसा है, और बुक्स पढ़ने का, कम से कम इसके माध्यम से ठाकुर की पुस्तकें पढ़ने की ये आदत हमारी बने, यही हमारी कोशिश है और कुछ नहीं। और हमारा भी इसके माध्यम से हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, जयदीप ये मुझे दिन भर तंग करके रखता है, तो लेकिन फिर भी टाइम बहुत शॉर्ट है, उसमें किसी तरह से हो सकता है किसी में बानी नंबर गलत चला गया है, हो सकता है। तो ये सब भी आप लोग देख लेंगे, वो सब इसको क्षमा करेंगे अगर थोड़ा भी कहीं पे भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन अगर जाता भी है, क्योंकि बहुत कम समय में इतना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोगों का भी हेल्प चाहिए। और कहीं अगर कुछ गलत या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन अगर जाता है तो उसको आप लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, इतनी भर प्रार्थना है। तो इस वाणी को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो अगर कोई कुछ अगर और बोलना चाहे, अभी तो जिन्होंने पाठ किया था उन्होंने कहा, और अगर कोई इस विषय पे अगर कोई बोलना चाहे। रांची से दादा शैलेश सिन्हा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए शैलेश दादा, हम जो सोच रहे हैं कि ठाकुर जी इस वाणी के माध्यम से साइंटिस्ट को जो है ना एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। अगर हमें रिसर्च को 2 भाग में बांटते हैं कि री और सर्च, पहले शायद कोई इस लाइन में किया है, सपोज दैट कि अगर किसी ने सर्च किया है, तो मेरा यहाँ सर्च का मतलब है ऋषि मुनि, है ना। ऋषि मुनि चूंकि वो आइडियल से जुड़े हुए हैं, तो उसको जो पाथ अगर अवेलेबल है, तो पहला हमारा वो फोकस रहना चाहिए। तो रिसर्चर को जो है वो फोकस वहां पर रहना चाहिए। हम कॉन्टेस्ट में सारा हम ऋषि मुनि को ले रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी साइंस के क्षेत्र में कई जो पाथ दे के चले गए हैं, जो अभी हिडन है, अभी छुपा हुआ है, जैसे पुष्पक विमान वगैरह ये सब जो है, या पुराने समय का जो मकान उकान है, बहुत सारा बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है। जैसे हैदराबाद में हम गए थे तो ताली बजाने से 1 किलोमीटर बाद में ही वो सुनाई पड़ जाता था। वो टेक्नोलॉजी आज तो अभी सामने के घर में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो परंपरा क्या है उस पर भी यही मेरा कहने का मतलब था। एक गाइडलाइन हमको अपना जो है कल्चर से, ट्रेडिशन से लेकर करके बढ़ना चाहिए, यही कहना पड़ता। नहीं, ठीक है। एक बात मैं कहूं इस पे, जैसे वाणी का कुछ कुछ चीज बहुत अद्भुत है। जैसे एक बात आप लोगों के समक्ष रखूं कि इसमें जो ठाकुर कह रहे हैं कि बांग्ला में जैसे है कि একটা ভেলকির কোন্ডুতি ছাড়া আর কিছুই না, तो ये कोंडुती एक चालाकी की खुजली, ठाकुर ने ये खुजली शब्द क्यों यूज किया, वेरी सिग्निफिकेंट। क्योंकि आप देखिए, अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो खुजली एक ऐसा चीज है, थोड़ी हंसी भी आएगी, लेकिन इचिंग जो है वो जिनका होता है, पहले वो एक तरह से डिजीज की तरह होता है पहले फर्स्ट, उसके बाद वो इचिंग, जिनको खुजली होता है उनको खुजाने में मजा आता है। तो एक्चुअली वो खुजली भी वन टाइप ऑफ एक क्या कहूं, एक संपद जैसा बन जाता है उनका, और वो उसको लेके ही आनंद में रहते हैं खुजली में, तो है एक्चुअली डिजीज। तो ठाकुर कहते हैं कि अगर आइडियल सेंट्रिक अगर हम नहीं है, तो हम जो ये रिसर्च कर रहे हैं वो भी एक तरह का रोग ही है, वो वन टाइप ऑफ डिजीज, जो डिजीज एक्चुअली डिजीज है, लेकिन हम उस डिजीज का भी आनंद ले रहे हैं।
और चालाकी मतलब उसको फिर दुनिया के सामने जब हम पेश कर रहे हैं तो उसमें भी इसको कॉन्ज्यूरी का मतलब होता है माया जाल, इंद्रजाल, कि लोग उसी में मोहित, तो एक्चुअली है वो डिजीज, लेकिन लोग उसको हम इस तरह से पेश कर रहे हैं कि लोग उसमें ही जैसे लगता है कि उसी में मोहित हो गए, चार्म्ड हो गए हैं। तो एक ये है, और एक उदाहरण की बात जहां पे आई, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, सभी कोई समझ जाएंगे कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन कह लें हमारे भारत के, यहां तक कि वो नासा तक गए, और नासा तक में एक बार ऐसा कहा जाता था कि कोई रॉकेट लॉन्चिंग का एक चल रहा था सेशन, और उस वक्त जो वो काउंटिंग होता है वो किसी कारण से कुछ उसमें खराबी आ गई थी। तो वो ऐसे टैलेंटेड जीनियस थे कि उन्होंने वर्बली मुंह से उसको काउंट को करना शुरू किया, और जब वो टेक्निकली वो जब ठीक हुआ, जब वो काउंटिंग आया, तो इनका मुंह से किया हुआ और वो मैकेनिकल जो चल रहा था वो दोनों मैच कर गया। तो ऐसे जीनियस वो थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इतना सारा उन्होंने रिसर्च में, इतना सारा उन्होंने ये सब किया, अचीवमेंट उनका था, लेकिन अंत में लास्ट में एक समय में ऐसा देखा गया कि उनका जो उसके बाद का जीवन जो था मेंटली काफी डिस्टर्ब हो गए, फैमिली लाइफ उनका ठीक नहीं रहा, और भी बहुत सारे कारण हुए। फिर बेंगलुरु में कोई मेंटल सेंटर में उनको रखा गया था, हॉस्पिटल में। फिर बाद में टोटल जीवन जो था वो स्कैटर्ड हो गया। बाद में बहुत सालों बाद वो ऐसे ही फिर वहां से गायब हो गए। बहुत सालों बाद वृद्धावस्था में कहीं पे मिले, फिर उनको अपने गांव में ले जाया गया। तो अंत जीवन जो था वो काफी ही मतलब अच्छा नहीं रहा। तो आइडियल सेंट्रिक नहीं होने से हम जो क्या अचीव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो मतलब लोक कल्याणकर अगर है तो सबसे पहला तो कल्याण मेरा, कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, तो अगर वो कल्याण के पथ पर अगर मैं खुद ना चल सका तो मेरा वो किया हुआ दूसरे कैसे उस कल्याण को पाएंगे। तो शैलेश दा ने सही कहा कि पहले के समय में ऋषि लोग जो सीयर्स होते थे, they were actually real scientists। और ये सब ऋषि एक एक आदर्श होते थे, मतलब मानव जीवन के उनका जीवन चलन, वो उसको लोग प्रेरणा लेते थे कि उस तरह से हम अपने जीवन को चलाएंगे। तो ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे। और चूंकि ये जितने सारे ऋषि हैं वो सब कोई उनके जीवन में वो आदर्शानुसरण था, वो आदर्श को ही लेकर वो ईश्वर के पथ पर ही चलते हुए फिर मानव कल्याणार्थ गवेषणा करते थे कि ईश्वर के पथ पर और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो उसके माध्यम से जो गवेषणा होता था तो वो लोक कल्याणकर होता था। और जस्ट रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, कि हमें चलो पढ़ाई कर लिया है, अब एक रिसर्च करना है, कोई भी कुछ भी करे, इससे हो सकता है कि मेरा लाइवलीहुड हो, मेरा जीवन यापन चलेंगे, ये चलेंगे। तो अगर उद्देश्य अगर वो सुप्रीम नहीं होता है, वो सुपीरियर वो अगर उद्देश्य नहीं होता है, तो फिर मुझे लगता है कि, और ठाकुर कहते हैं ना भूयो दर्शन का मतलब है कि रिपीटेडली ऑब्जर्वेशन, जो मैं रिसर्च के पथ पर चलता हूं और एक एक रियलाइजेशन जो मेरे सामने उपस्थित हो रहा है, तो ये जो सामने उपस्थित हो रहा है, अगर मेरे सामने वो जो पहले हमने वो चर्चा की थी लाइक दैट कि बेस्ट कप ऑफ टी, हर चाय पीते रहो और बीच बीच में ये बेस्ट कप ऑफ टी से जो इष्ट का है वो सिप ले लो, और इसके साथ जो मैच करता है उसको ग्रहण करो और बाकी छोड़ दो। तो रिसर्च में भी बहुत सारे चीज निकलेंगे, क्या ग्रहण करना। लाइक समुद्र मंथन, जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस वक्त अमृत तो बहुत बाद में आया था, उसके पहले कितने विष, कितने जहरीले गैस, बहुत सारे चीज निकले थे। तो ठाकुर वही कहते हैं कि अगर हमारा जो ये रिपीटेड जो मुझे मिल रहा है रियलाइजेशन, जो अनुभूतियां एक के बाद एक आ रही है, भूयो दर्शन का मतलब ही यही है कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो मैं एक पथ पे चल रहा हूं और एक एक चीज मेरे सामने आ रहा है। तो वो जो मंथन चल रहा है और मंथन में जो निकल के आ रहा है, इन सबको
अगर संघबद्ध करके हम आदर्श की दृष्टि से अगर उसको हम एडजस्ट ना करें, विनायित नहीं करें, तो क्या होगा कि उसमें से ही कोई एक ऐसा रियलाइजेशन और या चिंतन जो वो हमें जंगली पथ, इसे वाइल्ड कह सकते हैं, जिसमें कोई मानवीयता नहीं है, इंसानियत नहीं है, लाइक वाइल्ड लेकर और जुगनू की चमक, मतलब मुझे वो चमक ही लगेगा जैसे लगे ऑल ग्लिटरिंग थिंग्स आर नॉट गोल्ड। तो लेकिन अगर उस चमक में वो अगर हम फंस गए और उस चमक में ही अगर चले गए, तो फिर जो मेरा एक्चुअल गोल है उससे हम भटक जाएंगे। तो यहीं पे ठाकुर कहते हैं कि और भूयो दर्शन तुम्हें चिंतन एवं कर्म के जंगली पथ पर लेते हुए अचानक एक जुगनू की चमक दिखाकर, जो कि गोल्ड नहीं है, लेकिन उसी चमक में हम मोहित होकर हम उस पथ से भ्रष्ट हो गए, तो फिर हमारा जो मेन जो उद्देश्य था उस उद्देश्य से चले जाएंगे। तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि सचमुच में यदि गवेषणा करना चाहते हो, विज्ञान का अनुसरण करना चाहते हो, तो पारंपर्य एक अर्थ एवं दर्शन, पारंपर्य का मतलब ही है कि ट्रेडिशनल, आज तक जितने हमारे इससे पहले बड़े बड़े जो महात्मन हुए हैं और उनका जिस तरह से ये पथ आया है, उसको देखते हुए और फिर जो आदर्श हमारे आइडियल, एक लाइफ में एक आइडियल तो है, उस आइडियल को लेते हुए हर चीज को विनायित करते हुए अगर हम चलेंगे तो ही एकमात्र हमें सार्थकता मिल सकती है। इतना तक मुझे लगता है। अगर इस विषय में और कुछ अगर कोई कहेंगे। हेलो। हाँ हाँ मधुदा, बहुत अच्छा डिस्कशन चल ही रहा है। मैं छोटा सा एक कुछ घटना उसको जोड़ना चाह रहा हूँ, पता नहीं रिलेवेंट होगा भी। जैसे हमारे शैलेश ने कहा कि ऋषि एक्चुअली जो भी गवेषणा करते थे वो ईश्वर को खुश करते हुए जन कल्याणार्थ होता था, कोई भी गवेषणा, पर जिससे मनुष्य को दुख कष्ट कम से कम हुआ, ऐसा कुछ हम उसके विवर्तन में हम लगाए। तो ठाकुर जी की एक छोटी सी वाणी है जो हमेशा कहते थे कि इष्ट में यदि स्वार्थ तेरा उनसे ही करता प्यार, हर कर्मों के मध्य में उनका ही स्वार्थ हो जाए। मैंने हम जो भी साइंटिफिक रिसर्च करते हो, जो भी चीज करते हो, वो अगर यूर फॉर द लॉर्ड सो फॉर द अदर्स के अगर कंसेप्ट में चलता है तो वो तो बहुत एक पॉजिटिव इवोल्यूशन की तरफ मूव करता है। उसी पर एक छोटी सी घटना है कि किरण मुखर्जी दा जब इच्छापुर के उस समय शायद वो डीएम थे गन फैक्ट्री के, तो जब ठाकुर दर्शन के लिए आए थे तो उनकी कुछ समस्या थी ज्योतिष को लेकर के। तो ठाकुर जी के सानिध्य में एक आदमी जो बचपन से गुमराह था, ठाकुर जी के प्रेम में उसके अंदर परिवर्तन हुआ और एक बहुत बड़ा ज्योतिष ज्ञाता हो चला था। ठाकुर जी ने किरण मुखर्जी दा को अपना ज्योतिष दिखाने के लिए कहा था, अपना जो कुंडली है, और उसने बहुत बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो किरण मुखर्जी तो बहुत खुश हुए थे। उसी समय किरण मुखर्जी दा को एक समस्या आ रही थी कि जो उनके गन फैक्ट्री में जो पिस्टल का जो बॉडी बनता था, उस पिस्टल के बॉडी में कभी कभी क्या होता था कि पिस्टल का जब वो गन शॉट होता था तो पिस्टल का बॉडी क्रैक कर जाता था। तो ठाकुर जी ने उनको उस पिस्टल बॉडी का एक फॉर्मूला दिया था कि अगर इस कॉम्बिनेशन में एलॉय कॉम्बिनेशन था, एलॉय कॉम्बिनेशन में इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन करके पिस्टल का बॉडी बनाया जाए तो वो क्रैक मिनिमम क्रैक होगा और शायद आपके जो विज्ञान में है, आपके जो यूज में है, वो और उसका लॉन्जिविटी बढ़ेगा, उसका सार्थक प्रयोग आप कर पाएंगे। और किरण मुखर्जी दा ने शायद उसको टोटो फॉलो किया, जिसके बदौलत वो पिस्टल में जान आई, पिस्टल का बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन में तैयार होने लगा और उसके चलते एक पद्मश्री या पद्म विभूषण को अवार्ड भी मिला, पद्मश्री। तो मैं इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाह रहा हूँ कि वो एक साइंटिफिक अप्रोच में आदर्शानुसरण में जब गए, ठाकुर के आदेश से, आशीर्वाद से उन जो फॉर्मूला को उसमें लगाया, तो और भी वो सशक्त होकर के जीवन कल्याण में उस पिस्टल का उपयोग कर सके। मैं इस वाणी के परिप्रेक्ष्य में एक रिलेवेंट छोटी सी घटना मुझे लगी, मैंने आप लोगों से शेयर किया। जय गुरु। ये शायद किरण बैनर्जी थे, सॉरी, शायद हम इच्छापुर गन फैक्ट्री के थे हेड। यहाँ पे हम कुछ ऐड करना चाहते हैं दादा। दो शब्द मैं कहूंगा। ठीक है, बोलो। अच्छा, हाँ कौन? संतोष। ओके, हाँ संतोष। इस वाणी के एक्चुअली संदर्भ में है, कॉन्टेक्स्ट में, कि ठाकुर जी का जो मेन शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना था। एक्चुअली मोरलेस आप देखिए तो उसमें से रिसर्च पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे ठाकुर जी। कहते थे रिसर्च को ऐसा तुम लोग करो कि जो है सोसाइटी में जो भी हमारे दुख दरिद्र जो समस्याएं हैं उस तरह से एक्चुअली ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि देश की जो है इकोनॉमिक हमारे रिसर्च पे बहुत हाईली डिपेंड करती है, किसी भी प्रोडक्शन या जो हम काम करते हैं। क्योंकि हम लोगों का जैसे एकेडमिक में है तो ज्यादा एक्चुअली वर्क जो है रिसर्च से ओरिएंटेड होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान किसी भी जो फंडामेंटल चीज है उसको टोटली जो है
अनुसरण करता है ताकि वो देश का जो है इकोनॉमिक ऐसा आगे बढ़े ताकि लोग जो है सभी लोग खुश रहें। तो ठाकुर जी हमेशा इस डायरेक्शन में कहते थे कि तुम लोग इतना काम करो, ऐसे काम करो ताकि अपने पारिश्रमिक को लेकर के, नेबर्स को लेकर के उनमें ही सार्थकता का एक्चुअली अनुसरण कराओ, जिससे जो है हमारे देश की जो है मेन जो इकोनॉमी है और स्वास्थ्य है और पारिश्रमिक को लेकर के जो हमारा चलन है, व्यवहार है, अभ्यासगत व्यवहार है, वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। जो आज का जो है कोविड-19 देखिए, कोई ऐसा सिम्टम नहीं मिल रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा एक्चुअली कैसा रिसर्च है, ये पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो कोई ऐसा जो है रिसर्च भी कोई प्रोनाउंस कर नहीं कर पा रहा। नहीं, यहाँ पे संतोष एक बात मैं कह दूं कि इस वाणी में रिसर्च करना मतलब करना चाहिए या ऐसी बात नहीं। इस वाणी में है कि अगर आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च तो होगा ही, क्योंकि आप कोई भी समाज एक जैसा नहीं रह सकता। वो समाज जब इवॉल्व करता है, विवर्तित होता है, तो रिसर्च के माध्यम से ही होता है। विभिन्न तरह की गवेषणाएं होती हैं, तो फिर जाके वो समाज धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता है, प्रोग्रेस की ओर बढ़ता है। तो मेरा यहाँ कहना है कि यहाँ पे रिसर्च तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, लेकिन कहना यह है कि जो रिसर्च करते हैं वो अगर आइडियल सेंट्रिक नहीं है तो क्या होगा। तो ये कहना है, ऐसा नहीं है कि अभी रिसर्च नहीं हो रहा है। हाँ, होता क्या है कि है ना, अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म। तो जहां पे अभी कोरोना का अगर प्रॉब्लम है, इस पे रिसर्च चल रहा है। अभी कोरोना ये एक पैंडेमिक एक ऐसा आया है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आप देखो कि अभी मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे हो रहा होगा। तो इसलिए जब भी कोई स्कार्सिटी, कोई प्रॉब्लम आता है तो गवेषणा होती है, लेकिन जो डायरेक्शन है, अगर वो जो गवेषणा कर रहे हैं वो अगर आइडियल सेंट्रिक नहीं है तो फिर वो क्या होता है, वो है इस वाणी का विषय वस्तु जो मूल था। हाँ, एक मैं जो है मैं एक बुक लिखा था जो है एनिमल बायोमेटिक्स करके। तो मैं जब वायदा जी को जो निवेदन करने गया तो कहे कि तुम ऐसा रिसर्च करो, आदर्श जो तुम ठाकुर जी को पसंद करके करना चाहते हो, ऐसा मॉडल तैयार करो कि हमारे इंडिया में जो क्रिकेटर्स हैं, जो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है, उनको ऐसे एक सिस्टम डेवलप करो कि एक्चुअली पर्टिकुलर ट्रेनिंग करके अच्छे से अपने आप को ट्रेन करके उस खेल जगत में इंडिया का नाम हमेशा करें। ये हमको सजेशन दिए एक ऐसा मॉडल, ताकि हमारा जो है ट्रेनर अच्छे से हमको ट्रेन करे और उस सिस्टम के थ्रू अगर हम ट्रेन हो रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलर जो है अपलिफ्टमेंट हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर वो आदर्श है, आदर्श के प्रति हम उपनीत और आनंद होकर के चलते हैं तो हर चीज हमारा सबसे अच्छा होता है। अगर हम वही डाइवर्ट हो जाते हैं तो हमारा सभी एफर्ट जो है एक्सपायर हो जाता है। राइट संतोष। जयदीप, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो हम डिस्कशन से सुन रहे थे, तो रिसर्च जो है आई थिंक 3 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं। एक रिसर्च होता है फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड और जस्ट गेटिंग समथिंग न्यू, जो कि हम लोग यूजुअली देखते हैं पीएचडी करना है, मतलब हम लोग रिसर्च की पीएचडी ही मानते हैं। तो इसका कुछ हम लोगों को मिलेगा, नया चीज मिलेगा जो हमको पता नहीं होता है। उस चीज में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ नया चीज आता है और उसको हम लोग पब्लिश करते हैं और वी आर काउंटेड एज रिसर्चर्स। जनरली इस टाइप के रिसर्च में क्या होता है, हम पूरे रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं। उसमें जो चीज हो रहा है ना उसके प्रति हमारा कोई लाइकिंग रहता है ना जो मिलेगा उसके प्रति। हमारा काम होता है कि इतना पब्लिकेशंस करना है या इतना आउटपुट करना है ताकि हम लोग एक एस्टेब्लिश्ड हो सके, अच्छा कॉलेज में या अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब पा सके। और दूसरा टाइप का रिसर्च जो है कुछ लोग करते हैं, जो शैलेशदा ने भी बताया कि वो मैनकाइंड के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग का सर्विस के लिए, कि मैं कुछ ऐसा चीज करूं ताकि वो समाज की सेवा में लग सके। इस तरह भी बहुत सारा इन्वेंशन होता है, लेकिन उसमें एक त्रुटि रहता है, हम लोग कभी कभी गलत डायरेक्शन से भी चले जाते हैं। जैसे कि ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं, अचानक एक कोई चीज मिल गया, हम सोचते हैं कि वो मेरा गोल मिल गया, फिर बाद में देखते हैं कि ये गोल तो हुआ नहीं। इस तरह देखा जाता है अधिकांश साइंटिस्ट जिनका एक्चुअली एम ही है मानव कल्याण, फिर भी वो एक जगह पे जाके रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। और जो बेस्ट रिसर्च होता है वो एक आइडियल आदर्श को ग्रहण करके, जो आदमी एक मूर्त रूप है उनके बारे में संपूर्ण समझ के अगर कोई रिसर्च में कूदता है तो एक तो है उसका कहीं पे भी अगर रुकता है तो उसको गाइडलाइंस पहले ही पता होता है कि आपने जैसे बताया वो मैच करके देख लेता है कि अगर ये फाइंडिंग है उसको अगर हम उसके साथ मैच करके चले वो क्लियर होता है। तो सबसे बेस्ट रिसर्च में बोलूंगा जो कि आदर्श का अनुसरण करके होता है वो बेस्ट रिसर्च है। और उससे थोड़ा लो क्वालिटी का है जो मानव कल्याण तो होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि मानव कल्याण कैसे करना है। तो
काइंड ऑफ रिसर्च होता है, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, ओनली टू गेट समथिंग पब्लिकेशंस और गेटिंग समथिंग। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं अगर रिसर्च तुमको करना ही है तो जो बेस्ट वे ऑफ रिसर्च है, ठाकुर यहाँ पे वो चीज ये मैं बस कहना किया कि इस तरह का रिसर्च का एक आइडियल प्लेटफॉर्म ठाकुर जी इस कहानी के माध्यम से दे रहे हैं फॉर द रिसर्चर्स और साइंटिस्ट। डॉक्टर जयदीप बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। अभी जैसे जयदीप बोला, it's absolutely proved few days back, around 6 months or 1 year back, a article was published. It was from Indian Institute, you must be knowing, सबको पता है, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। उन्होंने ऐसे एनालिसिस किया था कि जितने सारे स्टडीज वर्ल्ड में हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और मेडिकल फील्ड में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे कोई नया ट्रीटमेंट आया, कोई चिकित्सा पद्धति आया, कोई इंस्ट्रूमेंट आया, कोई दवाई आया, तो उन्होंने देखा कि उसमें से बहुत सारे स्टडी जो है कि एक्चुअली ह्यूमन काइंड को बेनिफिट नहीं करता है। मतलब ये पब्लिश हुआ है, ये टैबलेट अगर आप किडनी डिजीज में अप्लाई करोगे तो उसमें पेशेंट का 50% से ज्यादा चांसेस से ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई लेके उसको यूज करता है तो ये देखा गया है कि एक्चुअली वो इफेक्ट नहीं होता है क्लिनिकली। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप सबको पता होगा रेनिटिडिन टैबलेट, शायद ये बहुत सारे पहले, मतलब कि ठाकुर जी से टाइम से भी ये टैबलेट पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। कोई भी गैस्ट्राइटिस होता है किसी को तो रेनिटिडिन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आया है कि रेनिटिडिन का कैंसर से रिलेशन है, कोई 1-2 पेपर है जो पब्लिश कर दिए, तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोग रेनिटिडिन यूज करना बंद कर दिए। मतलब मेरा बोलने का बात ये है कि एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ, जैसे कि जो वो लोग रिसर्च किए हैं वो कितना ठीक है ये किसी को पता नहीं। तो पीजीआई चंडीगढ़ का ये आर्टिकल था, दुनिया भर में 60 to 70% researchers they have made only for publication sake, so the results are not at all confounding to the result of the study, the original clinical result। ये ट्रीटमेंट लाभदायक है या नहीं है, एक्चुअली वो नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे जगह में देखा गया है 10 से 20% वो हानिकारक है, क्षतिकारक है। तो इसका वजह यही मेरे को लगता है कि जैसे कि पूजनीय बाबा बहुत सारे टाइम पे बोलते हैं कि डॉक्टर्स लोग सब सोचते हैं कि बहुत जीनियस है, जैसे कि डॉक्टर्स लोग जो कि रिसर्च फील्ड में हैं तो वो लोग सोचते हैं और भी जीनियस है, मतलब उनका लेकिन लैकुना है, उनका जो पीट होल है, वो लूप होल है, क्या है, वो जो आइडिया है। जैसे ठाकुर जी बोले हैं, आइडियल छेड़े आइडिया भोसले ना होए मानुष होबे गुरु। तो वो जो आइडिया होता है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट मैनकाइंड का बेनिफिट में करना है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं होता है, क्योंकि वो आइडिया जो एक्चुअली उसका सेंटर ही सही नहीं है। शायद ये वाणी का यही मीनिंग एब्सोल्युटली है। हम जो रिसर्च करते हैं, जैसे जयदीप ने बोला, वो पब्लिकेशन ओरिएंटेड है, एक्चुअली वो मैनकाइंड में बेनिफिट में लगेगा या नहीं लगा, वो जो आइडिया, एक्चुअल आइडियल तो वही है कि वो जन कल्याण या समाज का मंगल में आना चाहिए, वो नहीं होता है। सो आफ्टर लैगिंग बिहाइंड दैट आइडिया, फॉलोइंग ओनली टू रिसर्च और ओनली टू पब्लिश ए आर्टिकल विल नेवर हेल्प एनी प्रोफेशन, इंक्लूडिंग मोस्टली इन द मेडिकल प्रोफेशन। बहुत ही अच्छा। तो ये एक बात एकदम सही है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो जैसे अभी चर्चा हुई कि ऋषि लोग साइंटिस्ट थे, तो उन साइंटिस्ट लोगों का, उन ऋषियों के जितने सारे रिसर्च हैं आज तक, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, 5000 10,000 ईयर्स पुराने जो रिसर्च सब हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि शायद हमें पता भी नहीं, वो डिकोडिफाई ही नहीं हो पाया है। बहुत सारे रिसर्च हैं जो कि कालक्रम में, ये थाउजेंड्स ईयर्स का जो इन्वेशन था हमारे कंट्री पे, उसमें बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गए, और जिस कारण से वो सब शायद अब पता नहीं रिकवर भी हो पाएगा कभी कि या नहीं। तो देखा गया है कि उन रिसर्चर्स लोगों का, उन ऋषियों के जितने सारे रिसर्च थे, आज तक उसको काटा नहीं गया, इररेफ्यूटेबल। वो वाणिया ऋषि मुनियों का वो जो कथन था, बाद में कितने भी नए रिसर्च आकर कोई कह दे कि ये ठीक नहीं है, वो पहले ठीक नहीं था, लेकिन फिर उसको भी बदलना पड़ा। तो वो वेद के समय का या उस समय के जितने सारे रिसर्च है आज तक रेलेवेंट है। इसका कारण ही है कि उन सभी रिसर्च का एक ही उद्देश्य था, ईश्वर, वो आदर्शमुखी चलन। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी कहा ना कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म, अब ये अभाव में भी कैटेगराइज्ड है कि कोई हो सकता है 2 जून की रोटी का अभाव फील करता है, और कोई हो सकता है कि वो परम सत्ता, उसका अभाव फील करता है। तो मेरा कहना है कि जो रिसर्चर होते हैं वो अपने को जितना ज्यादा इस कैटेगरी में ऊपर रखेंगे, उनका अभाव का जो क्वालिटी ऑफ अभाव जो है वो जितना ज्यादा ऊपर होगा,
मुझे लगता है उनका रिसर्च उतना रेलेवेंट होगा फॉर मैनकाइंड। तो ये एक बात है। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक अच्छा सजेशन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, आज ही इज ए ग्रेट रिसर्चर, तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हियर, तो हाउ इज रिसर्च इज टोटली चेंज्ड आफ्टर कनेक्टिंग टू श्री श्री ठाकुर। एक ही बात कर सकते हैं अभी इस पे चर्चा बहुत हो सकती है, अब छोटी छोटी बातों को फिर लाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ हम एक ही बात कह सकते हैं कि कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य एक ही उन्होंने रिसर्च किया था। वो ठाकुर के सामने इस तरह से प्रस्तुत थे कि वो ठाकुर का एक्चुअली इम्पल्स का काम करते थे कि एक एज ए साइंटिस्ट वो पूरी दुनिया को लॉजिकली रीजनिंग में देखते थे और वैसा करके ठाकुर से वो क्वेश्चन करते थे, और ठाकुर को वो इम्पल्स जब वो जनरेट होता था तो ठाकुर अपने को खोल लेते थे, रिवील करते थे। तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, हालांकि वो नोबेल लॉरेट सीवी रमन के साथ वो रिसर्च करने वाले थे, वहां पे करना शायद कुछ शुरू भी हो गया था, लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन में किया, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो रिसर्च किया होता तो ज्यादा से ज्यादा एक नोबेल प्राइज मिल जाता, लोग एक किसी विषय पे उनको उनके नाम की चर्चा करते, और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद 20 साल 25 साल 50 साल के बाद वो जो रिसर्च करते, एक नए साइंटिस्ट आकर उसको रिफ्यूट करके एक नया कोई थ्योरी फिर आगे बढ़ा देते कि फिर ये नया कुछ आ गया। ऐसा ही शायद होता उनके लाइफ में, लेकिन ठाकुर के पास आकर जो उन्होंने किया, तो मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि, जब तक ये कायनात रहेगी, तब तक कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य का ये रिसर्च रहेगा कि ठाकुर के अभी जो हम लोग ये सब जो चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण ठाकुर ने अगर माध्यम बनाया किसी को, जैसे साइकोलॉजी में होता है ना, जो सब्जेक्ट लेके जाना पड़ता है प्रैक्टिकल जब होता है, तो मुझे लगता है कि ठाकुर ने कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को सामने रख के ही ये जो मानव कल्याणार्थ जितने सारे हमारे पास आज तथ्य हैं, तो यही रिसर्च मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा है। और छोटे छोटे चीज में बहुत सारे, जैसे किरण बनर्जी की बात कही, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो कि उस समय चर्चा हुई थी जब कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य थे, तो उस दिशा में। इसमें अगर किसी दिन अगर ऐसा मौका मिला तो शौभिक घोष जो आप लोग सब परिचित होंगे, तो उसका बहुत सारा कुछ किया हुआ है मैं जानता हूं, और वो बहुत सारा पेपर उसने रेडी भी किया है। अगर ठाकुर ने जो बातें कही थी, उस वक्त साइंस कहाँ तक पहुंचा था, ठाकुर की बातों को उस समय साइंस नहीं मान रहा था, और आज के समय में वही विज्ञान आज ठाकुर की उन बातों पे कहाँ तक पहुंचा है। तो ये कंपैरिजन, एक कंपैरेटिव स्टडी, तो उसका बहुत सारा कुछ किया हुआ है। तो अभी तो उसका एग्जाम है बोल के थोड़ा बिजी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उन सब छोटी छोटी चीजों को लेके भी आने वाले समय में, मैं कहता हूं कि अगर वो होगा अमेजिंग, आप सोच नहीं सकते हैं जो वो कैसा कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ तथ्य है। मैं चूंकि बहुत क्लोजली मैं जानता हूं इन सब चीजों को, उसने क्या क्या कैसे कैसे किया है, तो आने वाले सेशंस में हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर उन सब विज्ञान को लेके ही, जो ठाकुर का, जिस वक्त ठाकुर ये सब बातें करते थे उस वक्त दुनिया उसके नजदीक भी नहीं थी, जो सब कॉस्मिक रेस की बात, एक साधारण सी बात मैं कहता हूँ, जिस वक्त विज्ञान उस वक्त मान ही नहीं रहा था, उस समय ठाकुर कहते थे कि खाली बोल के कुछ नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ अपनी खुली नजर से ये कॉस्मिक रे की बारिश हो रही, और इवन कुछ लोग थे जिनको ठाकुर ने दिखाया भी था, वो बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कभी इस विषय को लेके, लेकिन मूल है यही कि हर गवेषणा, हर रिसर्च का मूल उद्देश्य वही परम ईश्वर, और ईश्वर मतलब आदर्श, तो उस आदर्श के पथ पर अगर रहते हैं तो हर रिसर्च ही मानव कल्याणार्थ हो जाएगा। और अदरवाइज अगर नहीं रहते हैं तो लाइक फ्रैंकस्टाइन, जो उसने अपना ही एक साइंटिस्ट जो एक अपना रोबोट बनाया था, और उस रोबोट ही उसके मृत्यु का कारण भी बन गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आदर्शानुसरण नहीं रहने से, अब ये कोरोना लेके भी बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है कि ये लैब प्रोड्यूस्ड ये वायरस है, लैब मेड, तो जो भी है, तो अगर हम जो भी करेंगे वो तब मानव कल्याणार्थ
होगा अगर आदर्श आइडियल सेंट्रिक अगर मेरा लाइफ रहता है। स्वरूप दास शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे एक समय अचानक लगा, मैं स्किप कर गया। हाँ, जय गुरु। जय गुरु। तो आज बहुत ही सही ढंग से ये आलोचना चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करके। एक दो चीज मैं अपना जो अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर साइंटिफिक कोई भी रिसर्च तो साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक मतलब अगर विशेष ज्ञान है तो किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में कहीं भी आप देखिए, हमें तो ज्ञान की जरूरत ही होता है। तो उस ज्ञान को सहज सरल करना ही विशेष रूप है। अगर यह है तो जैसे कि युद्ध विद्या जो है, युद्ध विद्या भी एक विशेष ज्ञान है, वो भी एक साइंटिफिक रिसर्च है। अगर हम महाभारत में देखते हैं तो देखेंगे कि ये जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, वो भी बहुत बड़ा योद्धा था और पूरा ही उन्होंने फॉलो किया उनका पिताजी को और सब सीख लिया। जितना अर्जुन को ज्ञान है उतना अश्वत्थामा को भी ज्ञान है, लेकिन दोनों में सोच का फर्क था। एक किसी और सोच से बस अपना ही सारा जगह में पॉपुलैरिटी बने और आपको ही बस सब संवर्धना करे, इसीलिए वो ज्ञान अर्जन की पथ पर चल रहा था। और एक जो थे, उनके सोच में विचार में चेंज आया क्योंकि वो आदर्श को पकड़े थे, श्री कृष्ण को, अर्जुन। तो जब दोनों ने बाण चलाए ब्रह्मास्त्र, तो पता चला कि अर्जुन का ज्ञान है उसको वापस लेने का, लेकिन अश्वत्थामा फेल्ड देयर, ही कुड नॉट टेक इट बैक। तो ये जो कंप्लीटनेस ऑफ ज्ञान, ये कभी नहीं होता है। ये कंप्लीटनेस ही भुआ दर्शन है। जैसे कि हम बंगाल ग्राम क्या कहते हैं हिंदी में इसको, चने। तो चने को जब हम लेके भिगोते हैं पानी में, तो उसमें कई कई चने होते हैं जो खराब होते हैं। बाहर से देखने में वो तो एकदम सही लगता है, लेकिन भीगने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर कुछ नहीं है। तो भुआ दर्शन, हमें जो दर्शन चाहिए वो हमें दर्शन नहीं मिल रहा है। तो अपना रिसर्च ऐसा ओरिएंटेड तभी होगा जब हम सरेंडर्ड होंगे उन पर। जैसे आप कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी को कह रहे थे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज तो पहले ही ठाकुर ने बता दिए। कृष्ण प्रसन्न जब सरेंडर्ड किए तो बोला कि ये लाइटनिंग हो रहा है। देखो, हम कभी कभार सोचते हैं कि लाइटनिंग को अगर कोई ताम्र की वायर, कॉपर वायर से इसको अगर एकदम पूरे से पूरा ये एनवायरनमेंट में उसको समा सके तो कभी भी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का अभाव नहीं होगा। कुछ दिन बाद इसका आंशिक रूप में प्रकाश हो गया था। रमन ने, सीवी रमन ने इसको प्रकाशित किए रमन इफेक्ट के हिसाब से। तब तक वो काम नहीं हो चुका था क्योंकि उन्होंने सीरियसली नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, नॉट दैट ही कुड नॉट फॉलो व्हाट ठाकुर टोल्ड, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस और समथिंग एल्स। तो ऐसे आदर्श हमें क्या कहते हैं, हमारे सोच को पलट देते हैं ताकि हम सही ढंग से उसे देख सके। वी नो दैट व्हाट योर माइंड डज नॉट नो, योर आईज डू नॉट सी। अब हम आंखें मिलेंगे तब तो हम देखेंगे, नहीं तो क्या देखेंगे, क्या गवेषणा करेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। जय गुरु। राइट, जय गुरु सौरभ दा। हाँ, भूपेंद्र सरकार दा कुछ बोलेंगे क्या? दादा जय गुरु। একটু শর্টে করে নেবেন, হ্যাঁ, সময়টা হয়ে গেছে। আগে অনেক সময় গড়িয়ে গেল, অনেকেই অনেক সুন্দর করে অনেক বাস্তব এক্সাম্পল সহ অনেক কথা বললেন এই বাণীটার উপর। তো আমি এক্স্যাক্টলি এই বাণীটাকে নিয়ে ঠাকুরের কিছু বলা, যেটা আলোচনা প্রসঙ্গেতে এসেছে, তো মানে ঠাকুরের নিজ মুখের বলা যে আমরা যে রিসার্চ করি সেই রিসার্চ নিয়ে ঠাকুর বললেন যে রিসার্চের বুদ্ধিটা সবার থাকতে লাগে, সেটার সাথে ইনকুইজিটিভনেস বলছেন অনুসন্ধিৎসু ভাবটা থাকতে লাগে, আর সবটাই হওয়া উচিত জীবনীয়। মানে রিসার্চের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জীবনীয়, সেটা অনেকের কথাই এসেছে। তো ঠাকুর এটা বললেন। তো পার্থক্যটা যেটা বললেন যে আদর্শানুসরণের যে প্রয়োজনীয়তা রিসার্চের সাথে, সেটার বিষয়ে ঠাকুর বললেন যে আমরা যখন ওই যে তথাকথিত যে রিসার্চ বলি, রিসার্চ অনেক রকমের হতে পারে, সেটা বেসড অন সায়েন্স, সোসাইটি, ফিলোসফি, অনেক কিছুর উপর হতে পারে। ঠাকুর অনেক কিছু নিয়ে বললেন ধর্ম নিয়ে রিসার্চ হতে পারে, আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর, আত্মদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, সাত্বিকতা, সাধুতা, পুণ্যকর্ম, পরকাল, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ, প্রাণায়াম, সমাধি, এরকম অনেকগুলো বিষয়ের উপর ঠাকুর মানে গবেষণার কথা বললেন। তো সেখানে বলতে গিয়ে বললেন যে তথাকথিত যে রিসার্চ যারা করেন সমাজে, তাদের যে ব্যাপারটা হয় যে তারা কয়েকটা ধরাবাঁধা লাইন চিন্তা করে, যেটাকে আমরা হাইপোথেসিস বলি সাধারণত, যে পূর্বানুমান। মানে হাইপোথেসিসের উপর দাঁড়িয়ে আমরা পড়াশোনা করলাম হায়ার স্টাডিজ, সেখানে দেখলাম যে আমরা একটা রিসার্চ পরিচালনা করতে গিয়ে আপনার কোয়েশ্চেনিয়ার রেডি করি, ইন্টারভিউ করি, ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন থাকে, ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন থাকে। তো আমরা কিছু একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচারের ভিতরে আমাদের রিসার্চটা পরিচালনা করি, যেখানে আমাদের আনলিমিটেড চিন্তার বা আমাদের ভিতরকার যে এক্সপ্রেশনটাকে এক্সপ্রেস করার মতো কোনো কায়দা
থাকে না, যদিও আমরা আমাদের চিন্তা জগতে অনেক কিছুই আসে, কিন্তু রিসার্চের আউটকাম হিসেবে আমাদেরকে ওই স্ট্রাকচারের ভিতরেই কাজ করতে লাগে, যেটা তথাকথিত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজে। তো ঠাকুর বললেন যে আমি যখন কোনো কিছু মানে কি করি তখন আমার বোধের উপর দাঁড়িয়ে করি, এবং এটা ঠাকুর বলছিলেন শ্রদ্ধেয় ফণিদার একটা প্রশ্নের আলোকে। ফণিদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কোনো বিশেষজ্ঞ যে বিষয় নিয়েই আসুক, যার যে বিষয়ে যত জ্ঞানেই থাক, দেখা যায় সেই বিষয়েও আপনার জ্ঞান তার চাইতে বেশি। এটা সম্ভব হয় কি করে? মানে আদর্শের দ্বারা এটা সম্ভব হয় কি করে? ঠাকুর আমাদের আদর্শ আমরা জানি, তো ঠাকুরের দ্বারা এটা কি করে সম্ভব হয়? আমরা যদি ওর একটা তুক জানতে পারতাম তাহলে বোধহয় সুবিধা হতো। তো ঠাকুর তখন একটা কথা বলছিলেন যে আমার কোনো জ্ঞান আছে বলে আমি মনে করি না, তবে আমার ইন্টারেস্ট আছে সব বিষয়ে, জীবনের প্রয়োজনীয় লাগে সবই। ঠাকুরের কথাটা হচ্ছে যে সবকিছুই জীবনের প্রয়োজনীয় লাগে এবং ওইটার প্রতি ওনার ইন্টারেস্ট আছে। ইন্টারেস্ট থেকেই উনি ওনার নিজের বোধের উপর স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা জিনিস চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা নেগেটিভের ভিতরও পজিটিভটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। যে বললেন যে আমার শিকার করতে ভাল লাগে না, কোনো কিছু শিকার মানে হত্যা করতে ভাল লাগে না, কিন্তু একটা শিকারী যখন শিকার করে তখন সেটার ভিতরও আমি দেখি যে সে কোন ইন্টারেস্ট নিয়ে শিকার করে, কেন করে, ওইটার ভিতর কি আছে, এটা উনি ফাইন্ড আউট করেন। এজ ওয়েল এজ সর্বশেষ যে কথাটা আমি বলবো, যে ঠাকুর বললেন যে আমার কাছে হয়তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললেন যে আমার কাছে হয়তো সাধন তত্ত্ব নিয়ে রিসার্চ করতে কেউ আসলো, মানে জানতে আসলো, তো আমি তাকে ঘাস কাটার কথা বললাম। মানে আদর্শের সান্নিধ্যে রিসার্চ করলে হয়টা কি? বললেন যে আমি হয়তো তাকে ঘাস কাটার বললাম, ঘাস কাটার কথা বললাম, সে আমার প্রতি শ্রদ্ধা থেকে বা আনতি থেকে হয়তো সেটা মেনেও নিল, নিয়ে ঘাস কাটতে গেল, ঘাস কেটে কেটে সন্ধ্যা হয়ে গেল, সে আসলো, এসে দেখলো আনন্দবাজারে যে কর্তা মানে একটা ভেঙচি দিল, মুখ ভেঙচান দিল, দিয়ে বললো এখন আপনি আসছেন, এখন কি আর খাবার আছে, এরকম টাইপ। তখন সে হয়তো এখান থেকে মানে মনে কষ্ট নিয়ে এসে চলে গেল, ওই দিনই রাতে টিকিট কাটলো, টিকিট কেটে সে ফিরে গেল। তো ঠাকুর বললেন কিন্তু ব্যাপারটাতে যদি এরকম হতো যে সে যদি আন্তরিকতা নিয়ে নিখুঁত ও নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠা সহকারে ঘাস কাটার মধ্য দিয়ে নিজের অহংকার অভিমানকে নিয়ন্ত্রিত করার ভিতর দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে শুভ সঙ্গতি বজায় রাখতে গিয়ে তার যে কতখানি বাস্তব সাধন হতো, সে কি তার বোঝবার জো আছে? তার মানে ঠাকুর বললেন যে ওই ঘাস কাটা থেকেও সাধন তত্ত্বের বিষয়ে, যেটা আমরা ওই যে আরুণীর গল্প থেকে উপমন্য আরুণী, সেখান থেকেও আমরা জানতে পারি যে গুরুর আদেশ পালনের ভিত্তি দিয়ে। তো আদর্শের সান্নিধ্যে থেকে যখন আমরা আদর্শের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা যখন বিশ্বাস ভরসা নিয়ে আমরা রিসার্চ পরিচালনা করব যে কোনো বিষয়ে, তখন আমাদের ব্যাপারটা এরকম হয়, মানে ঠাকুরের কথায় এক্স্যাক্টলি। আমি ঠিক এইটুকুই বলবো, অনেক সময় চলে গেছে আসলে। সবাইকে জয় গুরু। सही बात है जयदीप, इस पे फिर से एक चीज मन कर रहा है, जो कुछ बात बोल इस विषय पे। हाँ, तो खैर समय जो भी है चलेगा अपने तरह से। तो वो जो घटना इससे पहले एक सेशन में चर्चा हमने किया था कि ठाकुर जी जो मानिकपुर में जाके जो वो पेड़ में जो खुद को देख रहे हैं, जो केस्टोदा से कह रहे हैं कि केस्टोदा कभी क्या मैंने सोचा था कि इस आपांग का पेड़ में इस तरह से आपांग गाछ होकर इस मैदान में रहना पड़ेगा। तो केस्टोदा पूछ रहे हैं कि ठाकुर आप ये समझ रहे हैं, आप ये फील कर रहे हैं कि वो आपांग का पेड़ आप ही हैं? तो ठाकुर कहते हैं कि हाँ केस्टोदा, आप भी कहाँ कहाँ पर क्या क्या है ये आप भी फील कर सकते हैं। तो केस्टोदा से ये कैसे संभव है? तो फिर पूछते हैं जो ब्रेन में कितने सारे सेल्स हैं और कितने सारे काउंटेबल उस समय जितने थे, सम मिलियंस बिलियंस जो भी है, अभी जितने बिलियंस हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि हर सेल रिप्रेजेंटेटिव सेल है एक एक फेज ऑफ क्रिएशन का। दैट मीन्स कि जो है ब्रह्मांड में वो इस भांड में ही है। तो हम जो रिसर्च करते हैं, तो प्रैक्टिकली ठाकुर कहते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर सेल पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, तो उस सेल का जिस फेज ऑफ क्रिएशन का वो रिप्रेजेंटेटिव सेल है, उस फेज ऑफ क्रिएशन का समस्त मैकेनिज्म मेरे सामने रिवील्ड होगा। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। एक्चुअली ऋषियों का जो रिसर्च होता था ये कि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके जब हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं और वो कॉन्सेंट्रेशन मेरे ब्रेन सेल्स को इतना ज्यादा वो एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है, फिर वो उस चार्ज में वो एक मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारा चीज हमें रिफ्लेक्शन में होता है, फिर हम उस अनुसार चलते हैं। तो अभी जो दादा कह रहे थे ये कि ठाकुर, अभी किन्हीं का मैसेज मैंने देखा कि ठाकुर इज ऑल नोइंग और समथिंग लाइक दैट था। तो मेरा कहना है कि हाँ, ऑल नोएबल जो भी है। तो मेरा ये कहना है कि एक्चुअली इस ब्रेन में सब कुछ है,
तो ठाकुर कहते हैं कि ठाकुर ने कहा ना, उन्होंने ठाकुर की बात कही कि आमी किचुई जानी ना, मैंने मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन मुझे सब चीज में मेरा इंटरेस्ट है। दैट मीन्स कि एवरीथिंग है। मान लो ठाकुर से जब कहा जा रहा है, केस्टोदा जब कह रहे हैं कि ठाकुर आप इंग्लिश में कुछ बोलिए, आप इंग्लिश में कुछ बोलिए, तो ठाकुर कह रहे हैं कि अरे क्या बात कर रहे हैं आप, एक लाइन में शुद्ध इंग्लिश का मैं बोल नहीं पाता हूं और आप कहते हैं कि इंग्लिश में मैसेज देने के लिए मैं वाणी कैसे दूं। लेकिन केस्टोदा उनको पीछे ठाकुर के लगे हुए थे, बीच बीच में ही उनको ऐसे करके पोक करते थे, इंपल्स जनरेट करते थे। ऐसा करते 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 अचानक किसी एक दिन ठाकुर उस समय शौच में बैठे हुए थे, आप सोचिए शौच में बैठे हुए थे और अचानक वहीं से चिल्लाते हैं केस्टोदा केस्टोदा लिखेंगे क्या। और केस्टोदा तो हर हमेशा कॉपी और पेन लेके रेडी रहते थे, वही शौच के वहां पर सीधा चले गए और ठाकुर बोलना शुरू किए। वो बूमिंग कमोशन ऑफ लाइफ जो आपका मैसेज का फर्स्ट वॉल्यूम का जो द रिविलेशन है, तो बियॉन्ड मतलब सब कुछ वो कह सकते हैं उस वाणी को। तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग ठाकुर में, पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया एक्चुअली वे ही है, लेकिन ये उनको खुद ही पता नहीं है। जब बाहर से कोई इंपल्स मिलता है तो चूंकि हाईली इंटरेस्टेड, वो जो कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है अर्जुन, तुम्हें कुछ पता नहीं है मुझे सब पता है। तो मेरा भी वही है, एक रिसर्चर जो रिसर्च करता है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो इंपल्स जनरेट कहां से होगा, दैट इज आइडियल। ये उस आदर्श जहां पे संपूर्ण है, अगर उस संपूर्णता में हम जब कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम जिस किसी भी विषय में अगर हम गवेषणा करते हैं उसका ऑप्टिमम तक हम पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये आदर्श अगर नहीं है, या ये आदर्श अगर पार्शियल है, छोटा सा है, कोई एक छोटा सा अंश है, तो फिर मेरा रिसर्च भी जो होगा वो पार्शियल ही होगा, वो थोड़ा सा अंश हो सकता है, उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर एक रिसर्चर अगर उस परम सत्ता जिस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज देयर, जस्ट मुझे वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, वहां से हमें निकालना है। तो ठाकुर का खुद का लाइफ ऐसा था कि कहते थे कि वाइसली फुलिश, जो वो सब कुछ के ज्ञाता है, परम ज्ञानी है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है जो वो क्या है। कब पता चलता है, जब कोई एक छोटी सी चिंगारी जाके वहां के उनके सामने जब जलता है और वो चिंगारी जब उनके उस सेक्टर को लगता है तो वो जल उठते हैं, तब अचानक लगता है अरे ठाकुर तो ये भी जानते हैं, ठाकुर तो वो भी जानते हैं। तो हम जो जानते हैं सिर्फ हम उसी के बारे में कह सकते हैं कि ठाकुर ये जानते हैं, लेकिन जितना मैं जानता हूं उससे करोड़ों करोड़ों गुण, मतलब एक यूनिवर्स में नहीं जानता हूं। तो जो मैं नहीं जानता हूं वो जो ठाकुर जानते हैं ये हमें पता ही नहीं है, हम तो बोल ही नहीं सकते कि ठाकुर जानते हैं, क्योंकि उसको तो मैं जो जितना भर मेरा नॉलेज है हम उतना भर हम कहते हैं कि ठाकुर जानते हैं, लेकिन जितना भर नहीं है उसके संबंध में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है एक गवेषक के लिए, एक रिसर्चर के लिए सामने एक मॉडल, सामने एक आदर्श ऐसा होना चाहिए जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर हम रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, हम जिस भी सब्जेक्ट पे, ऐसा नहीं है कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो या हमारे जीवन को और स्मूथ बनाने के लिए हो, एवरीथिंग, एवरी रिसर्च इज फॉर गॉड, क्योंकि हर चीज में ही तो वो ब्रह्म है, हर चीज में ही तो वो ईश्वर है। अंतर यही है कि हम जब एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो हमारा ध्येय होता है कि इसके बाद मेरी नौकरी लगेगी, मेरा इतना सैलरी आएगा, ये आएगा। और ऋषि लोग जब रिसर्च करते थे तो वो कण कण में वो कृष्ण को देखते थे, वो कण कण में वो ईश्वर को देखते थे और उसी कण को उजागर करते थे। तो वो कोई भी सब्जेक्ट, अगर धान का खेत भी अगर है, उस बीज का भी डेवलप कर रहे हैं, तो उस बीज में भी वो ईश्वर के ही उस तत्व को देख रहे हैं और तब उसको अंतर सिर्फ मुझे लगता है इस मोटिव का है। तो आपने जो बोला दादा सही बात है। ऐसा अगर कोई रिसर्च करता है तो उसका रिसर्च आउटपुट परमानेंट रहेगा, नहीं तो आज उसको कंट्राडिक्ट करता है आदमी। आज जो फाइंडिंग किया काल बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा होता है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आदर्श पथ पे अगर रिसर्च होगा तो अकाट्य होगा, वो इररेफ्यूटेबल होगा, और बाकी उसमें कंफ्यूजन हमेशा रह ही जाएगा।
जो ये आगे समय में ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है इट्स टेरेबल। मतलब अगर मेरे सामने एक रिसर्च आया है बट वी डोंट नो कि ये सही मायने में कल को एक मेडिसिन मुझे खिला दिया 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद अगर किसी ने कहा कि भैया ये मेडिसिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, ये तो फैटल था फॉर लाइफ, तो क्या हालत होगी। तो ये तो रह ही जाएगा हमेशा, ये कंफ्यूजन रह ही जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी करें, सिर्फ रिसर्च ही नहीं, जीवन में कुछ भी करें उसमें आदर्श केंद्रिकता, आदर्श मुखी चलन, ये तो बहुत ही जरूरी है और वही हमारे सब कुछ को नियंत्रित कर सकता है।